रज़ीक की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये लोग वो थे जो उस वक्त मौजूद थे जब ये हुआ। मैडम आप कहाँ पे थे जब ये सब हुआ? कहाँ पे थे जब ये हुआ? अंदर था सारा। आप अंदर थे? अंदर था। हुआ था बता पाए? रोटी खा बैठा था मुझसे, बाहर आया है, 2 बंदा आए हैं, टीओ वाला लाल सेन, ये पार्टी का बंदा आया है, टीओ वाला बाहर बुलावे लाल सेन ना। वो रोटी खा कहने लगा तू रो कौन चले नाल हुई गई, कहने लगा रोटी बनाओ, तब रोटी बनाओ, हम पार लो अंदर खोलो है बंद है, हम उस अंदर चले हैं तब रोटी बनाओ। अभी कहने लगा रोटी बनाओ, 15 बंदा ही जिसले 15 बंदा क्यों मगर हुई दौड़ी में क्यों 15 टीओ वाला नहीं होने लगा। मगर दौड़ी गेट तर वे तू ले अबू ना गेट होना पता नहीं लगो, हम गेट तर गया लगा गेट बंद होगा है ही नहीं था, जिचर पूछता आगे मार गया। मैडम उन लोगों को आपने देखा था जो 2 लोग आए थे, कहते उनके पास हथियार थे? कि देखियो एक को देखा था? एक देखे। उनके पास क्या था? हथियार, बैग कुछ था? बैग तो पेंट कमीज लगी हुई थी तक बाहर रखा था। हथियार थे उनके पास? हथियार नहीं दिशा, बैग तो देखा। अच्छा लायो था। एक और जो आपके देवर हैं उनको भी गोली लगी? हो उनके भी गोली लगी है लात पर। रज़ीक तो जी कल रात को क्या हुआ था, आपको क्या सुनाई दिया, कहाँ थे आप? कल दिहाड़ी बच्चों मेरा ड्यूटी थो रजौरी, रात कल दिहाड़ी थो के धर्मशाल में उतो आयो ड्यूटी तो आयो कार आयो इत आन का जान दी है परम सीत में देगा मुर्गा ने खादी रोटी खा के एक बंदो आयो लोगों कहेंगे बाहर कोई बंदा आया हुआ है तो तुमने सदे लगा। रोटी हमने नहीं थी खादी, मेरा बच्चा ने खादी थी, मैं नहीं थी खादी, ना बाहर बच्चा उसका ने खादी थी। जिसा आया इसो आया बाहर उमी नालो ना उसकी कार आ ली, उसका बच्चा भी निका, 2 बच्चा ही निका, 3 बच्ची सी निकी, वे भी नालो नाल आया। को बंदा है मैं क्यों को मेजबान आ गए हूँ गई तालो खोलन पार गेट को कूद गई हूँ मेजबान अवस्था में क्यों को मेजबान है गेट खोल गई वो जिसे गई का कोई नहीं कैद आई जिसे मैंने फैर को आवाज आया। और सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहिए। गुरसिमरन, 1 महीने के अंदर टारगेट किलिंग की ये 3री वारदात है, वहां पर आपने लोगों से बात की, क्या जानकारी इस समय है, क्या अपडेट है? देखिए इस वक्त हम शाहदरा शरीफ में मौजूद हैं जहां ये वाकया सामने आया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां से हम आपको लगातार सर्च ऑपरेशन के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और इसी के साथ कुछ और सुरक्षा बलों के दस्ते जो हैं वो यहां पर आए हैं। आप देखिए सीआरपीएफ के जो अतिरिक्त दस्ते हैं उन्हें बुलाया गया है क्योंकि इन ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया जा रहा है, पूरे इलाके में कॉर्डन लगाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बल, इससे पहले भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस भी आई थी, अब जो सीआरपीएफ है उसकी अतिरिक्त जो कंपनियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं ताकि पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया जा सके। क्योंकि आप देखिए वो ठीक ये जो पहाड़ी पे पूरा इलाका आपको दिख रहा है, इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया जाना है क्योंकि माना जा रहा है कि जो संदिग्ध आतंकी थे, पुलिस के अगर जो एक वक्तव्य जारी किया गया उसकी माने तो एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि जो अटैकर्स थे, जो हमलावर थे, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आप वो घर देखेंगे तो वो घर है जो रज़ीक का, जिसे कि निशाना बनाया गया। कल देर शाम 8:30 बजे परिवार वालों की मां ने, उनकी मां और उनकी पत्नी ने रिपब्लिक भारत से जो बात की है उसमें उन्होंने बताया कि 2 लोग वहां पर आए थे, उन्होंने उन्हें बाहर बुलाया, दोनों के लंबे बाल थे, उनके कंधे पर पिट्ठू बैग थे और उन्होंने रज़ीक पर फायर किया और उसके साथ साथ उसके भाई ताहिर को भी पैर में चोट आई है। अब आप देखेंगे पूरे इलाके में भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। जिस कोने पे भी सरजीवन जो है ये कैमरा लेकर जाएंगे आपको वहां पर सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती देखने को मिलेगी क्योंकि इलाके में खतरा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी भी जारी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि उन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और यही कारण है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल हर मिनट यहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे तो एसओजी की टीम्स जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं एडिशनल रीइंफोर्समेंट को लाने के लिए, उसके बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तमाम आला अधिकारी पुलिस के जो हैं वो माना जा रहा है कि अगले चंद मिनटों में ही यहां पर होंगे
जिला के जो अधिकारी हैं बिल्कुल गुरसिमरन, आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो जानकारी है आप वहां पर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव ने पप्पू पर बड़ा हमला बोला है। खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि पप्पू को वोट मत देना, एनडीए को भले ही वोट दे देना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव का पप्पू पर बड़ा हमला, पप्पू को वोट मत देना, एनडीए को भले ही वोट दे देना। देखिए किस तरीके से लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा है बड़ा हमला, पप्पू पर बोला है पप्पू को वोट मत देना, एनडीए को भले ही वोट दे देना। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ही देखा जा रहा है अनूप की खींचतान तो मची हुई है, लेकिन अब पूर्णिया में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पप्पू को वोट मत देना, भले ही एनडीए को दे देना। देखिए सीधी सी बात है कि पूर्णिया में जो लड़ाई वो ट्रायंगल हो चुकी है और पप्पू यादव यहाँ बहुत आगे चल रहे हैं और ऐसे में शायद ये बात का एहसास तेजस्वी यादव को हो गया है, इसीलिए उन्होंने आखिरी दाव चल दिया है। पूर्णिया में ही चुनाव होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उन्हें ये लग रहा है कि बीमा भारती पीछे चल रही है, तो यहाँ आखिरी दाव चल दिया कि अगर आप बीमा भारती को पसंद नहीं करते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार को जिता दे, इंडिया या फिर एनडीए। और ये सब कुछ हो रहा है पप्पू के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से। पप्पू लगातार सक्रिय है, पप्पू यादव वहां, और उनकी वजह से वहां पर वो फाइट पे लगातार बने हैं और डर आरजेडी को सता रहा है, तेजस्वी को भी, कि कहीं बीमा भारती इस फाइट से आउट ना हो जाए। इसीलिए उन्हें लगा कि शायद बीमा भारती जीतेंगे नहीं, तो अब ये वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाए संतोष कुशवाहा की तरफ से उनकी तरफ। और यही वजह कि लगातार वो ये कहते आ रहे हैं, खुले मन से उन्होंने बोल दिया कि अगर आप बीमा भारती को जिता नहीं सकते हैं तो ये वोट आप एनडीए को दे दें। तो जाहिर तौर पर यह बेहद रोचक मुकाबला हो गया है और पप्पू इस बयान के बाद ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं, बहुत आगे लीड कर रहे हैं पप्पू। जिस तरह से वो कैंपेन चला रहे हैं, जिस तरह से वहां लोगों से मिल रहे हैं, और इसका डर अब आरजेडी को सता रहा है कि कहीं बीमा भारती की हार वहां ना हो जाए। बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी जो तेज हो रही है बिहार में, समीकरण अगर देखे जाए तो कैसे है, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं इस समय? देखिए समीकरण जो है पप्पू बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। बीमा भारती अचानक जेडीयू से आती है और अचानक उनको टिकट मिल जाता है, लेकिन आरजेडी को भी पता था, कांग्रेस को भी पता था कि पप्पू यादव पिछले 2 साल से वहां कार्यक्रम चला रहे थे मेरी पूर्णिया के नाम से और उसके बाद लोगों से मिल रहे थे, सबको पता था। लेकिन पप्पू के साथ, कहीं पप्पू यादव के साथ कहीं ना कहीं छल हुआ, धोखा हुआ। कांग्रेस में भी शामिल करा लिया अपनी पार्टी को, लेकिन टिकट नहीं मिला। लेकिन पप्पू ने मैदान नहीं छोड़ा और इसी का नतीजा है कि पप्पू वहां थोड़ा लीड करते नजर आ रहे हैं और आज आरजेडी को उनसे सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। और यही वजह कि तेजस्वी खुले मन से अब बयान दे रहे हैं पप्पू के खिलाफ। तेजस्वी खुले मन से बयान दे रहे हैं कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए, भले ही एनडीए को दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या तेजस्वी यादव कभी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप तेजस्वी यादव का बयान सुन लीजिए। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात है। सुना आपने, कटिहार के कोड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने साफ कह दिया कि अगर आप बीमा को नहीं चुनते हो तो एनडीए को चुन लो। जाहिर सी बात है कि अब तेजस्वी को अपने ही पार्टी की उम्मीदवार बीमा की जीत पर भरोसा नहीं है। साफ बात है, अब तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष में घबराहट है, उनको लग रहा है कि वे लड़ाई में कहीं नहीं है। ये सच्चाई है कि उनको लग रहा है कि मैं लड़ाई में कहीं नहीं हूँ। एक तरफा बयार बह रही है, फिर इस बार 400 पार जनता बोलने लगी है, तो इसलिए वो घबराहट में अपने को चुनाव तक आश्वस्त करना चाहते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी के बयान पर तंज करते हुए कहा कि तेजस्वी एनडीए को क्या जिताएंगे, एनडीए तो हर जगह जीत रही है। एनडीए में शामिल एलजेपी नेता चिराग पासवान ने तेजस्वी पर चुटकी लेते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में कोई एकता नहीं है। जनता भी जानती है कि स्वार्थ के लिए ये गठबंधन बना गया है। इंडी गठबंधन की पोल खुल रही है। जब राजद ये अपनी सीट पर जाते हैं पूर्णिया,
तो वहाँ पर कांग्रेस में नए नए शामिल हुए पप्पू यादव जी के खिलाफ ये बोलते हैं, पप्पू यादव जी इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। तो ये जनता भी देख रही है कि ये सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाया गया ये गठबंधन है। ऐसे में जनता कतई इन लोगों पर विश्वास नहीं करने वाली। तो देखिए 2024 के लिए अभी पहले चरण का मतदान हो चुका है और अभी कई दौर की वोटिंग बाकी है। इसके बाद 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने जीत की शुरुआत भी कर दी है। दरअसल सूरत की सीट पर बीजेपी जीत गई है और बगैर वोटिंग के बीजेपी सूरत सीट पर जीत दाखिल कर चुकी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत का खाता खोल दिया है। सूरत में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल ने निर्विरोध चुनाव जीतकर अभी से पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। सूरत से बीजेपी के लिए जीत के शगुन की शुरुआत हो गई है। सूरत संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के खिलाफ कांग्रेस के नेता नीलेश कुम्हरी मैदान में थे, लेकिन एक दिन पहले उनका पर्चा रद्द हो गया। बीजेपी ने नीलेश कुम्हरी के नामांकन पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुम्हरी का पर्चा रद्द हुआ, जिसके बाद से सारे समीकरण बदल गए। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन जितने भी उम्मीदवार मैदान में थे, सभी ने अपना नाम वापस ले लिया। सबसे आखिर में बीएसपी के कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया। ऐसे में सूरत संसदीय सीट पर इकलौते बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के रह जाने पर वो निर्विरोध चुने गए। मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा। अब गुजरात की 25 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। एक सीट सूरत पर अब मतदान नहीं होगा। सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले मुकेश दलाल पहले सांसद बने हैं। 24 सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले में चुनाव आयोग से अपील कर कहा कि नीलेश कुम्हरी को चुनाव लड़ने की मंजूरी मिले। गोहिल ने इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। मैं मांग करता हूं कि सियो मोटो इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करे और मेरे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की इजाजत दे। जरूर हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लड़ेंगे, पर अभी जो बदनामी होगी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सीधे अखिलेश राय के पास